हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में से मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने देखा था कि डेटा क्लीनिंग में हम मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स एंड डुप्लीकेट्स को हैंडल करते हैं। इस वीडियो में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो है स्केलिंग, डिस्क्रिटाइजेशन एंड कैटेगोरिकल एनकोडिंग। Data transformation is the process of converting data from one format or structure into another format or structure for analysis. It is a fundamental aspect of most data integration and data management tasks such as data wrangling, data warehousing, data integration and application integration. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि वो एनालिसिस के लिए सूटेबल हो जाए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा क्लीनिंग में मेन डिफरेंस ये है कि डेटा क्लीनिंग में हम मेनली एरर पे फोकस करते थे, मतलब कि हमारा जो मेन फोकस होता था वो एरर को फिक्स करना होता था। जैसे कि हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करते थे, हम आउटलायर्स को हैंडल करते थे और मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते थे। लेकिन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो फोकस है वो डेटा के स्ट्रक्चर और कंटेंट में है। मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो डेटा के स्ट्रक्चर और कंटेंट को चेंज कर देता है, उसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे कि हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एनालिसिस के लिए हमारा जो डेटा होता है वो सूटेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, तो डेटा को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हम डेटा मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा रैंगलिंग में करते हैं। प्राइमरी गोल इसका ये है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से हम एनालिसिस इजीली कर सकते हैं, और इसका यूज़ हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में करते हैं। कॉमन टेक्निक जो हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं वो है नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिस्क्रिटाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग में आता है, तो मेनली हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग करते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, और भी जो टेक्निक्स हैं वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है स्केलिंग। Scaling is the process of transforming the features of a data set so that they fall within a specific range. Scaling is useful when we want to compare two different variables on equal grounds. Scaling एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा सेट के फीचर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक रेंज में आ जाए। फीचर का मतलब होता है अलग अलग एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हमें दो कॉलम्स को कंपेयर करना है, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, तो ज़रूरी है कि उनका स्केल सेम हो, क्योंकि अगर स्केल अलग अलग होगा तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो दो वेरिएबल्स को इक्वल ग्राउंड पे कंपेयर करने के लिए हम स्केलिंग का यूज़ करते हैं। द गोल ऑफ स्केलिंग इज़ टू एंश्योर दैट all variables contribute equally to the analysis, particularly when using algorithms that are sensitive to the scale of the input features. तो स्केलिंग का मेन पर्पस, मेन गोल यही है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एनालिसिस में
जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर इनकी वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंस होगा, अगर इनका स्केल अलग अलग होगा, तो एक वेरिएबल जो है, एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट को डोमिनेट कर सकता है। तो वो केस ना हो और हमारा एनालिसिस अच्छी तरीके से हो जाए, एनालिसिस बेटर हो, इसीलिए हम सभी वेरिएबल्स को इक्वल ग्राउंड पे कंपेयर करते हैं। तो स्केलिंग में हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम दो वेरिएबल्स, दो एट्रीब्यूट्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका जो स्केल है वो सेम रखें। स्केलिंग में हम टू मेथड्स यूज करते हैं। स्केलिंग को हम फीचर स्केलिंग भी बोल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम मिन मैक्स स्केलिंग भी बोल सकते हैं या फिर मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन बोल सकते हैं। और सेकेंड मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम जेड स्कोर स्केलिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मलाइजेशन मीन्स मिन मैक्स स्केलिंग। Normalization rescales the values of a feature to fit within a specific range, usually between 0 and 1. The formula for normalization is x dash is equal to x minus x min divided by x max minus x min. नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम फीचर वैल्यूज़ को रीस्केल करते हैं, जिससे कि वो सभी वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक रेंज में फिट हो जाती हैं। यूजली ये जो रेंज है वो 0 एंड 1 के बीच की होती है। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट फीचर्स हैं जिनकी वैल्यू में बहुत अंतर है, तो हम उनको एक स्पेसिफिक रेंज में फिट करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दो फीचर्स लिए हैं, एज और सैलरी। एज दी हुई है 25, 35, 45 और सैलरी है 30,000, 50,000 एंड 70,000। अब हम इसमें मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एज के लिए देखते हैं। तो एज में हम देखते हैं कि मिनिमम एज है 25, मीन्स हमारे लिए एक्स मिन की वैल्यू है 25 और मैक्सिमम एज है 45, मीन्स हमारे लिए एक्स मैक्स की वैल्यू है 45। तो अब हम वन बाय वन जितने भी एज हमारे पास हैं, 3 नंबर हैं हमारे पास एज के, तो वन बाय वन हम सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं जब एज इक्वल्स टू 25 है तो फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे 25 माइनस एक्स मिनिमम भी 25 है डिवाइड बाय एक्स मैक्स है 45 माइनस एक्स मिन है 25। तो इस तरीके से आंसर 0 आएगा। 25 माइनस 25 0 हो गया। सेकेंड जो एज है वो है 35, तो अब हम करेंगे 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 45 माइनस 25। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमको 10 डिवाइड बाय 20 मिलेगा, मतलब कि 1/2 मीन्स 0.5। नेक्स्ट एज हम लेते हैं 45, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 45 माइनस 25 डिवाइड बाय 45 माइनस 25 मीन्स रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी एज हमको दिए हुए थे ये एक स्पेसिफिक रेंज में फिट हो गए और इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। सिमिलरली हम सैलरी के लिए कर सकते हैं और सैलरी के लिए भी जब हम मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दो डिफरेंट फीचर्स लिए, दोनों की वैल्यू में बहुत डिफरेंस था, लेकिन मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करने के बाद ये एक स्पेसिफिक रेंज में फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को हम जेड स्कोर स्केलिंग भी बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रीस्केल्स द वैल्यूज ऑफ अ फीचर सो दैट दे हैव अ मीन ऑफ 0 and a standard deviation of 1. The formula for standardization is x dash is equal to x minus mu divided by sigma. स्टैंडर्डाइजेशन में हम वैल्यूज़ को जब रीस्केल करते हैं, मतलब फीचर के वैल्यूज़ को जब रीस्केल करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि उनका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। फॉर्मूले में हम देख सकते हैं म्यू का मतलब है मीन और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं एज का। एज इक्वल्स टू 25, 35, 45, 3 वैल्यूज़ हमने ली हैं। अब इसमें जब हम जेड स्कोर स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हमें मीन कैलकुलेट करना होगा।
तो मीन जब हम इन 3 नंबर का कैलकुलेट करते हैं एज का 25 + 35 + 45 डिवाइड बाय 3 तो हमको मिलता है 35। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 8.16। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन से हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं मतलब कि सिग्मा स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि जब एज इक्वल्स टू 25 था तो 25 माइनस 35 होगा डिवाइड बाय 8.16, मीन्स रिजल्ट हमको मिला है -1.22। 35 एज के लिए हमें मिला है 0 और 45 के लिए हमें मिलेगा 1.22। तो इस तरीके से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो रीस्केल हो गई, और इसमें अगर हम देखें तो मीन इसका 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। सिमिलरली हम सैलरी के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है डिस्क्रिटाइजेशन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस डेटा इनटू अ सेट ऑफ डेटा इंटरवल्स. Continuous attribute values are substituted by small interval labels. This makes the data easier to study and analyze. Discretization एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कंटिन्यूस एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को डिस्क्रीट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं तो उनके प्लेस पे हम लेबल सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब कंटिन्यूस वैल्यू क्या होती है और डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है ये हम अपने प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ डेटा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस वैल्यू के प्लेस पे डिस्क्रीट वैल्यू रखते हैं तो उससे हमको हेल्प ये होगी कि हमारा जो डेटा होगा वो इजी हो जाएगा और हम उसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स में देखते थे कि अगर हमने 100 रिकॉर्ड्स लिए हैं तो 100 रिकॉर्ड्स को स्टडी करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, और 1 से 100 तक अगर उसमें नंबर है, कंटिन्यूस नंबर है, तो वो हमारे लिए स्टडी करना डिफ़िकल्ट होगा। उसी के प्लेस पे अगर हम रेंज बना देते हैं जैसे कि 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 10 क्लास लेबल्स बनेंगे, मतलब 10 स्मॉल इंटरवल लेबल्स बनेंगे। तो उस केस में डेटा को एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर हम कंटिन्यूस एट्रीब्यूट वैल्यू के प्लेस पे स्मॉल इंटरवल लेबल सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं। Discretization method is also called a data reduction mechanism as it transforms a large data set into a set of categorical data. तो मेथड को हम डेटा रिडक्शन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा रिड्यूस हो रहा है और जो हमारा लार्ज डेटा सेट है वो कैटेगोरिकल डेटा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एज ली हुई है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। अब ये जो कंटिन्यूस रेंज है इसको हम इंटरवल लेबल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 क्लासेस बना सकते हैं, 3 क्लास इंटरवल बना सकते हैं। 25 से 40 यंग, 41 to 60 अडल्ट एंड 65 to 70 सीनियर। तो यहाँ पे हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ये इतने ज़्यादा नंबर जो हमने लिखे हैं, ये नंबर इन 3 कैटेगरी में से, यंग, अडल्ट, सीनियर, इन 3 कैटेगरीज में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इन कंटिन्यूस वैल्यूज़ को डिस्क्रीट वैल्यू या हम बोल सकते हैं कि डेटा इंटरवल, स्मॉल इंटरवल लेबल्स में कन्वर्ट किया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम डिस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है डेटा एग्रीगेशन। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। इसको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं। डेटा कलेक्शन और एग्रीगेशन इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ समरी फॉर्मेट। डेटा एग्रीगेशन और डेटा कलेक्शन मेथड है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं समरी फॉर्मेट में।
हमारे पास जो डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है, हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा एग्रीगेशन बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है हमें उसे समराइज फॉर्म में स्टोर करना होता है और प्रेजेंट करना होता है। तो डेटा एग्रीगेशन का सिंपल मतलब यही हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने जो डेटा लिया है उसे एक समरी फॉर्मेट में स्टोर करना एंड प्रेजेंट करना। For example, sales data may be aggregated to compute monthly annual total amounts. नेक्स्ट टेक्निक है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसको हम डमीफिकेशन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट suitable फॉर मशीन लर्निंग फॉर्मेट। डेटा एनालिसिस में और स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, वो नंबर्स पे होता है। तो अगर हमें एनालिसिस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो। एंड समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनमें जो वैल्यू होती है वो कैटेगोरिकल होती है। तो एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एक मेथड है जहाँ पे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइट का कोई कॉलम है जिसमें हमने टॉल, शॉर्ट इस तरह से लिया हुआ है, तो ये कैटेगोरिकल डेटा है। तो एनालिसिस के लिए हमें इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी प्रोसेस को हम एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या फिर डमीफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन अप्रोच जो है, सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच जो है, वो है वन हॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग। One hot encoding transforms each categorical variable into a binary vector where each category is represented by a binary bit. वन हॉट एनकोडिंग में हम हर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को बाइनरी वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहां पे हर एक कैटेगरी को हम बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी में दो नंबर होते हैं, 0 एंड 1। तो यहाँ पे 1 इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ द कैटेगरी एंड 0 इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ द कैटेगरी। तो इस मेथड का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे हमें एडिशनल कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास जितनी कैटेगरीज होंगी उतने ही कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे। हर एक कैटेगरी के लिए हमें एक यूनिक कॉलम बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें हाई डायमेंशनलिटी हो जाती है। मतलब कि कई सारे एट्रीब्यूट, कई सारे कॉलम हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो डेटा सेट है उसका डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएगा, और जबकि हम पढ़ते हैं कि हमें डायमेंशन रिड्यूस करने हैं। तो ये जो मेथड है वन हॉट एनकोडिंग, ये तभी सूटेबल है जब हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए हमें एक एडिशनल कॉलम ऐड करना पड़ रहा है, और जितने कॉलम्स हम ऐड करेंगे उतना ही डायमेंशन इंक्रीज होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो इसीलिए वन हॉट एनकोडिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ओरिजिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कलर नेम है, मतलब कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अब हमें इसे नंबर्स में, न्यूमेरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो वन हॉट एनकोडेड वेरिएबल्स में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए। हमने पढ़ा है कि हर एक कैटेगरी को हम बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में 1 0 0 आएगा, क्योंकि रेड है तो ब्लू ग्रीन उसमें 0 है, एब्सेंस को बता रहा है वो। सेकेंड ब्लू में आएगा 0 1 0, और थर्ड जो है वो ग्रीन है तो उसमें आएगा 0 0 1। नेक्स्ट है लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग assigns a unique numerical label to each category.
It replaces each category with its corresponding numerical label. तो ये सिंपल मेथड है, यहाँ पे हम हर एक कैटेगरी को एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल दे देते हैं। तो इससे नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज नहीं होते, इससे कोई एडिशनल कॉलम हमें नहीं बनाना पड़ता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज हैं उनको एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल दे देंगे। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेम एग्जाम्पल हमने लिया है रेड ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे हम यूनिक लेबल दे रहे हैं, जैसे रेड के लिए 0, ब्लू के लिए 1 एंड ग्रीन के लिए 2। तो लेबल एनकोडिंग जो है वो सूटेबल होती है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए जहाँ पे ऑर्डिनल रिलेशनशिप हो बिटवीन कैटेगरीज, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स दे रहे हैं, तो अगर ऑर्डिनल रिलेशनशिप होगी तो ये ज्यादा सूटेबल होगा। अभी हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है रेड ब्लू ग्रीन, यहाँ पे कोई ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कलर्स में तो कोई ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन इसके प्लेस पे अगर हम हाई मीडियम लो इस तरह के वेरिएबल लेते तो वहां पे लेबल एनकोडिंग ज्यादा सूट करता, क्योंकि यहाँ पे हम लेबल दे रहे हैं, तो कैटेगरी को लेबल दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि लेबल एनकोडिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल में जहाँ पे ऑर्डिनल रिलेशनशिप हो बिटवीन कैटेगरीज। फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल तो है, लेकिन उसमें कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।